ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज इतवार है और नवंबर की 3 तारीख। ZBC उर्दू से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सरबीन के अहम मौज़ूआत: इसराइल का शुमाली लेबनान में बहरी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन को गिरफ्तार करने का दावा। The Israeli Navy has conducted a special operation. This is the first of its kind happening in Lebanon. ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. अमरीकी सदारती इंतखाब, क्या अगले अमरीकी सदर का फैसला मुसलमान वोटर्स के हाथ में है? कि जितनी बड़े लेवल पे तबाही हुई है पिछले एक साल में, जितनी नस्ल कुशी कहेंगे इसको, मतलब दैट्स द वर्स्ट, तो दूसरा आ गया इससे ज्यादा खराब और क्या करेगा। पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर दोपहर 2 बजे तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का नए तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर मंगल के रोज तलब कर लिया है। इस इजलास का एजेंडा जो ज़राए ने तस्दीक किया उसमें ये शामिल है आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला। पाकिस्तानी वेबसाइट की गलती, मजाक या फिर धोखा? आयरलैंड में सैकड़ों अफराद हैलोवीन परेड देखने क्यों चले आए? Thousands gathered in Dublin, excited for a Halloween parade that never came. The event was a hoax, spread by an AI-generated website based in Pakistan. साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि उनकी बेटी और पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने कौमी एयरलाइन यानी PIA खरीदने की सलाह मांगी है। अब इस पर गौर हो रहा है। PIA की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आए। पाकिस्तान की पुलिस का दावा है कि इमरान खान के लापता वकील इंतजार पंजूथा हसन अब्दाल से बाजियाब हो गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का कहना है कि पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली। अब 9 नवंबर को सवाबी में भरपूर एहतजाज होगा। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। ईरान के शहर तेहरान की यूनिवर्सिटी में सिर्फ जेरे जामा में नजर आने वाली लड़की गिरफ्तार, वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। इन मौज़ूआत के अलावा आज के सरबीन में वुसअत उल्लाह खान का कॉलम बात से बात भी शामिल है, जो नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली फौज ने सनीचर के रोज दावा किया है कि बहरिया के कमांडोज ने लेबनान के साहिली शहर बतरून में खसूसी ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के एक अहम रुकन को गिरफ्तार किया है और इसे तहकीकात के लिए इसराइल लाए हैं। इसराइली अफवाज ने जिस शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, ताहाल उनकी शनाख्त की तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम इसराइल का दावा है कि वो लेबनान के अस्करियत पसंद गिरोह हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले बहरिया के एक सीनियर रुकन अम्माद इम्हास हैं। लेबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने खबर दी है कि एक नामालूम फौजी फोर्स सुबह के वक्त साहिल समंदर में दाखिल हुई, करीबी इमारत पर धावा बोला और एक शख्स को यरगमाल बनाकर स्पीड बोट्स भगाते हुए ले गए। इस छापे में लेबनानी हुकाम को नाराज किया है और लेबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती के दफ्तर का कहना है कि वजीर आजम ने निगरान हुकूमत में अमूर खारिजा और तारिकीन वतन के वजीर अब्दुल्ला बू हबीब से कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी शिकायत जमा कराएं। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इतला दी है कि मिकाती बतरून के इलाके में लेबनानी शहरी अम्माद इम्हाज के अगवा के मामले की पैरवी कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म नजीब मिकाती के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लेबनानी फ़ौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है और वज़ीर आज़म ने उनसे जल्द नताइज का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मुमकिना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद 1701 की खिलाफ वर्जी करती है, जो इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान 2006 की जंग के बाद दुश्मनी के खात्मे के लिए मंजूर की गई थी। मुकामी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा, अगर ये साबित हो जाए कि ये अगवा समंदर के जरिए लेबनान में दाखिल होकर किया गया तो फिर करारदाद 1701 पर अमल दरामद का क्या होगा। हिजबुल्लाह ने अभी तक इसराइल के इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है कि अगवा किए जाने वाले शख्स का ताल्लुक उनके ग्रुप से है या नहीं। दूसरी जानिब लेबनान के वजीर बराए वर्क्स एंड ट्रांसपोर्ट अली हमिया ने मीडिया को बताया कि अम्माद इम्हास एक सिविलियन नेवल ऑफिसर हैं जो सिविलियन और तजारती बहरी जहाज़ों का समुद्री कप्तान है और वो एक सिविलियन इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रहा है और उसका लेबनानी फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में फौजियों का एक ग्रुप एक कैदी को इमारतों के दरमियान ले जाते देखा जा सकता है। इसराइली फौज ने ऑपरेशन की कुछ तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई शायद 13 यूनिट ने की है, जो समुंदर के रास्ते खुश्की में ऑपरेशन करने वाला बहरी कमांडो यूनिट है। बतरून बैरूत के शुमाल में एक मसीही कस्बा है जो अब तक लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों से महफूज रहा है। इसराइली हमलों का मरकज़ लेबनान के जनूब और मशरिक में वादी बेका और बैरूत के जनूबी मोहल्ले रहे हैं। 30 सितंबर को लेबनान पर इसराइली ज़मीनी हमले के बाद से अब तक 2200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि लेबनान में उसके 38 फ़ौजी मारे गए हैं। इसराइल ने सनीचर को नबातिया, वादी बीका और कदीम शहरों में सूर और बाल बीक पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन फायर करने का सिलसिला भी जारी है और इतलात के मुताबिक रॉकेटों से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ दुश्मनों के इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। BBC फारसी के मुताबिक ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने तेहरान में एक अवामी खिताब में ईरान के बारे में अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद की है। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि सेहूनी हुकूमत और अमेरिका दोनों दुश्मन ईरान के अवाम और मज़ाहमती महाज के साथ जो कर रहे हैं इसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अरना के मुताबिक रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि हम यकीनी तौर पर वो सब कुछ करेंगे जो ईरानी कौम के लिए बेहतर है, चाहे वो दिफाई मामलात हों या अस्करी और सियासी मामलात हों। जिम्मेदार हुकाम हर सतह पर काम कर रहे हैं। دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. इसराइल को ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल के बारे में उन्होंने कहा कि मसला सिर्फ इंतकाम नहीं है, मसला एक मंतकी तहरीक का है और ईरान के अवाम और मुल्की हुकाम इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। इस बात का यकीन रखें। आयतुल्ला खामनाई की जानिब से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने से मुतालिक अवामी सतह पर कहे जाने वाले ये अल्फाज ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइल के ईरानी फौजी अड्डों पर हमलों को एक हफ्ता ही हुआ है, जबकि 3 रोज़ बाद अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनाकाद होना है। इस हमलों से 2 रोज़ कबल यानी इतवार के रोज़ आयतुल्ला खामनाई ने अपने मुख्तसर बयान में कहा था कि इसराइली हमले को ना बढ़ावा दिया जाए ना हकीर समझा जाए। हालिया दिनों में मीडिया और सफारती हलकों में बहुत सी क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि ईरान का इसराइल के खिलाफ मुमकिना रद्द-ए-अमल कब और कैसे होगा। याद रहे कि 26 अक्टूबर को इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारों ने जुमा और सनीचर की दरमियानी शब ईरान में मौजूद अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया था।
इसराइल ने दावा किया था कि इन हमलों के जरिए ईरान ने इसराइल पर हाल ही में किए गए मिसाइल हमलों की कीमत अदा की है। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जो लोग इसराइली रियासत के लिए खतरा बनेंगे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी फौज ने इसराइली हमलों में अपने 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी की थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना ओहदा संभालने के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल 5 नवंबर को दिन 2 बजे तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास मंगल 5 नवंबर को तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का नए तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर मंगल के रोज तलब कर लिया है। इस इजलास का एजेंडा जो ज़राए ने तस्दीक किया उसमें यह शामिल है आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला, उस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के लिए एक अलग सेक्रेटेरिएट कायम किया जाना है। ये 2 पॉइंट्स जो है इस एजेंडे में शामिल है, लेकिन आईनी बेंच की तश्कील इस इजलास में की जाएगी। याद रहे कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में पहली बार 5 अराकीन पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। एलामिया के मुताबिक इस इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद अरकान पार्लियामेंट को भी शिरकत की हिदायत की गई हैं। इन अराकीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे, जबकि खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। याद रहे शनिचर की दोपहर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के नाम सुप्रीम जुडिशल कमीशन को अरसाल किए थे और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया गया था। याद रहे कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जबकि अदालत उज़्मा के 3 सीनियर तरीन जजेस भी कमीशन का हिस्सा होंगे और आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक सनीचर के रोज पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। तर्जमान कौमी असम्बली का यह भी कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए हैं। सामीन, अमेरिका में सदारती इंतखाब हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इस सूरत हाल में मुसलमानों के वोट अहमियत इख्तियार कर गए हैं, लेकिन गजा की जंग के तनाज़ुर में मुसलमान अमेरिका की पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। तो क्या अगले अमेरिकी सदर का फैसला मुसलमान वोटर्स के हाथ में है? सुनिए आलिया नाज़की की इस रिपोर्ट में। अमरीकी मुसलमान मुल्क की आबादी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 1.34%, आटे में नमक के बराबर। लेकिन ये छोटी सी पॉपुलेशन अमरीका के बैटल ग्राउंड स्विंग स्टेट्स में बहुत अहम बन गई है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में दर्जनों सैकड़ों नहीं बल्कि सिर्फ 2 मेन उम्मीदवार होते हैं और उनकी किस्मत अक्सर चंद स्विंग स्टेट्स के कुछ हजार वोटर्स के हाथों में ही होती है। स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं और इतने अहम क्यों होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको एक अमरीकी मुसलमान वोटर से मिलाते हैं। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में रहने वाले रिजवान मलिक 28 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। उनका अपना बिजनेस है और उन्होंने अब तक हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट दिया है। मैं भी पूरी लाइफ मैंने 2000 से मैं US सिटीजन हूँ, तकरीबन 24 साल से, तो मैं भी डेमोक्रेट्स और मोस्टली पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी फर्स्ट टाइम कंफ्यूज है, ठीक है ना, इसमें मैं भी शामिल हूँ। और क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का भी वॉर शुरू हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसने थोड़ा सा पाकिस्तानी कम्युनिटी को, मुसलमानों को हिला के रख दिया है। अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी आगे कुआं पीछे खाई। एक तरफ डेमोक्रेट्स जिनकी हुकूमत के दौरान गजा में जंग शुरू हुई और 1 साल बाद अब भी जारी है, सदर बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैरिस दोनों ने खुलकर सख्त अल्फाज में इसराइल का दिफा किया है। Israel has a right to defend itself, and the threat Hamas poses to Israel must be eliminated.
दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स और सदर ट्रंप, जिन्होंने ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम मकबूजा बैतुल मक़दिस को तारीख में पहली बार इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और अमरीकी एम्बेसी तेल अवीव से वहां शिफ्ट कर दी, और अब भी खुलकर इसराइल की हिमायत करते हैं. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. तो ऐसे में इस वक्त अमरीकी वोटर्स क्या सोच रहे हैं? हमारे साथी तरहब असगर अमरीकी इलेक्शन कवर करने के लिए इस वक्त बॉस्टन में है. मैंने उनसे कुछ देर पहले बात की और सबसे पहले ये पूछा कि इस इलेक्शन सीजन में वहाँ किस तरह का माहौल है. डिफरेंट स्टेट्स में मैंने ट्रैवल किया, जिनमें कुछ स्विंग स्टेट्स भी थी, तो हर स्टेट में मुख्तलिफ किस्म का माहौल आपको देखने को मिलता है. कहीं पे ज़रा एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं नज़र आई. जो गज़ा का इशू है वो एक बहुत कॉमन इशू है. अभी कल मैं न्यूयॉर्क में थी और न्यूयॉर्क में भी बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं, जिसमें मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, इवन इंडियंस, अमेरिकन, सब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं. इस वक्त मैं अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हूँ और ये वही गलियाँ हैं जहाँ पे गुज़श्ता एक साल के दौरान गज़ा के हवाले से कई एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए. हज़ारों लोग इसमें शरीक भी हुए. इस किस्म के स्लोगन्स भी उठाए गए कि फौरी तौर पे गज़ा में जंग बंदी की जाए. ना सिर्फ ये बल्कि अमरीका की जो इसराइल के लिए सपोर्ट है उसको भी रोका जाए. इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सदारती इलेक्शन चंद ही दिन के फासले पर हैं और ये खासा अहम नुक्ता है. यहाँ पर BBC से बात करते हुए बहुत सारे अमरीकी नौजवान और हर उम्र के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि गज़ा में जल्द अज जल्द जंग बंदी हो और आने वाला सदर इस चीज़ के ऊपर खासा फोकस्ड हो. जैसा कि आपने कहा काफ़ी वहाँ प्रोटेस्ट भी हुए प्रो पैलेस्टाइन. इसके अलावा आपकी वहाँ ज़ाहिर है अलग अलग कम्युनिटी से बात हुई है लोगों से, किस तरह का सेंस मिल रहा है आपको? इस टाइम बॉस्टन में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, आपको पता होगा कि पिछले चंद महीनों में बहुत इशू रहा है. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े होते रहे हैं. सो इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं और डिफरेंट कुछ और ग्रुप्स हैं जो कि इस हवाले से काम भी कर रहे हैं गज़ा फ़लस्तीन इशू के हवाले से. सो वो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है और वो जब वोट करेंगे और ये सोचते हुए वोट करेंगे कि इसके गज़ा के अंदर जंग बंदी के बारे में क्या करना है, तो डेफिनेटली उससे अमरीकी इलेक्शन पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा. अमेरिका की कुल आबादी 340 मिलियन के करीब है. इसमें मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 45 लाख है और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक इनमें तकरीबन 25 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं. ऑफ कोर्स गजा पर इसराइली जंग और उसके लिए अमेरिकी सपोर्ट के खिलाफ वाइडर आबादी के एक हिस्से में भी नाराजगी पाई जाती है. लेकिन सवाल यह है कि गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम पर लोगों में जो गम और गुस्सा है वो अमेरिका के सदारती इंतखाब में किस तरह रिफ्लेक्ट हो सकता है, स्पेशली नंबर्स के तनाजुर में. यहाँ पर स्विंग स्टेट्स का जिक्र और उन्हें समझना जरूरी हो जाता है. स्विंग स्टेट्स अमेरिका के सदारती इंतखाब के कॉन्टेक्स्ट में उन रियासतों को कहा जाता है जिनके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी. यानी इन रियासतों में वोटर्स किसी भी पार्टी की तरफ जा सकते हैं या स्विंग कर सकते हैं. पिछले कुछ इलेक्शंस को देखें तो एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा ये सब स्विंग स्टेट्स हैं. ये वो रियासतें हैं जिन्होंने कभी डेमोक्रेट्स तो कभी रिपब्लिकन्स को जिताया है. इन रियासतों में इस मर्तबा भी बहुत कांटे का मुकाबला है. डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बहुत ही मामूली से फर्क से एक दूसरे से आगे या पीछे हैं. अब देखिए, इन रियासतों में मुसलमान वोटर कम ही सही लेकिन एक अक़लियती ग्रुप की हैसियत से वो जिस सदारती उम्मीदवार को भी वोट डालेंगे तो दोनों में इंतहाई कम फर्क होने की वजह से वो जीत सकता है. और ये गेम दोनों कैंडिडेट्स के लिए इन्हीं स्टेट्स में या तो बनेगी या बिगड़ेगी. तो ऐसे में मुस्लिम वोट का क्या असर हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोल्स को देखें तो ऐसा लगता है कि मिशिगन में अरब अमेरिकन कम्युनिटीज सदर के इंतखाब में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं. I will vote Harris, but I will not have the energy or the audacity knocking doors on my Muslim community and tell them to vote for Harris. Now, I'm a Democrat. It puts me in a very awkward position. How can I tell the Dearborn pharmacist who lost 80 members of his family in one day to vote for the vice president? Likely going to be the Green Party. It's an abstention and a protest to a process and a party and a system that's not working for everyday Americans, and it's definitely not working for Palestinians. वैसे तो अमरीकी सदारती इलेक्शन में हम हमेशा दो ही उम्मीदवारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस बार एक और नाम बार बार सामने आ रहा है, खास तौर पर मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे स्विंग स्टेट्स में. ग्रीन पार्टी की जिल स्टाइन. अब मैं जिन लोगों से बात करता हूँ जो मेरे दोस्त यार हैं, तो यार क्या करना है, तो
एक तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार हम थर्ड पार्टी को देंगे जो ग्रीन पार्टी है, उसका कोई लेना, बिल्कुल कह रहे हैं हम उनको देंगे वोट। फिर मैंने एक और दोस्तों से पता किया, कहते हैं यार हमें वोट तो देना है, अब या तो हम रिपब्लिकन को दें या डेमोक्रेट्स को दें या थर्ड पार्टी जो ग्रीन है उसको दें। जिल स्टाइन ने 2012 और 2016 में भी इलेक्शन लड़ा था। इनफैक्ट खुद हिलरी क्लिंटन के मुताबिक 2016 के इलेक्शन में उनके हारने की एक वजह वो वोट भी थे जो रिवायती डेमोक्रेट वोटर्स ने क्लिंटन की जगह जिल स्टाइन को डाले। इस बार वो एक क्लियरली प्रो पैलेस्टाइन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो रही हैं। डेमोक्रेट्स की परेशानी का अंदाजा इस बात से ही हो जाता है कि उन्होंने जिल स्टाइन के खिलाफ एक कैंपेन एड भी रिलीज किया है। आपको पता है, एक रीसेंट पोल के मुताबिक अगर कमला हैरिस इसराइल पर आर्म्स एम्बार्गो का ऐलान कर दें, यानी इसराइल को असलाहा देना बंद कर दें, तो 3 स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट्स को सिग्निफिकेंट फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। तो क्या अमेरिका की इसराइल पॉलिसी गजा की जंग की वजह से अमेरिकी मुसलमान और वाइडर आबादी में पाई जाने वाली नाराजगी हार जीत का फैसला करेगी? यही सवाल मैंने पेंसिल्वेनिया की ली हाई यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर नंदिनी देव से पूछा। मेरे ख्याल से इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, सबसे ज़्यादा एक स्टेट में जो कि है मिशिगन, क्योंकि मिशिगन में जो अरब इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, और उनकी जो नाराज़गी है ये बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन से गज़ा की वजह से, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अब हैरिस बिना मिशिगन के वोट से भी जीत सकती हैं, तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हार जाएंगी अगर मिशिगन हार गई, पर और मुश्किल हो जाता है। एक बात हम ये भी करना चाह रहे थे कि कोई भी जीते, चाहे कमला हैरिस जीतें या ट्रंप जीतें, आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के रिजल्ट से गजा में जो हो रहा है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? कोई पॉलिसी शिफ्ट, पॉलिसी चेंज होती हुई आपको नजर आ रही है? वो भी ज़्यादा फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा है इन दोनों में। कमला हैरिस का इतना है कि वो कभी कभी बोलती है कि जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है वो बहुत बुरा है, इतने बच्चों की मौत नहीं होनी चाहिए, उनको भूखा नहीं रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें कहती है। पर साथ साथ ये भी कहती है कि इज़राइल अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त है, हम हमेशा उनके साथ हैं, जो भी इज़राइल को चाहिए होगा हम उनको देने के लिए तैयार हैं। और अभी तक तो उन्होंने सिर्फ बोला है कि सीज फायर होना चाहिए और सब हॉस्टेज रिलीज होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा है। अब ट्रंप को देखें तो ट्रंप बस इतना कह रहे हैं कि वो पैलेस्टीनियंस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, उनको उनके बारे में सोचते तक नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जो इजराइल को करना है वो कर सकते हैं। अगर हम गजा की तरफ से देखें, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हैरिस जीते या ट्रंप जीते। इसीलिए जब हम देखते हैं मुस्लिम वोटर्स में, उनमें से 30% अभी जिल स्टाइन को वोट देने का सोच रहे हैं, क्योंकि कम से कम वो कह रही हैं कि जो इजराइल कर रहा है ठीक नहीं है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की गजा पर, इसराइल पर पोजीशन पहले भी सिमिलर थी, अब भी एक सी ही है। बेसिकली व्हाइट हाउस में सदर बाइडन हो, कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल के लिए हिमायत, जो कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी एलिमेंट है, वो किसी भी सूरत बदलता नजर नहीं आ रहा। गजा में जो हो रहा है, जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, स्कूल, अस्पताल, घर कुछ भी महफूज नहीं। इस सूरत हाल में लोग अमेरिका जैसी सुपर पावर से ये तवक्को करते हैं कि उसका वाज़ेह झुकाव और सपोर्ट इसराइल के साथ होने के बावजूद वो कम अज कम फलस्तीनियों के इस कत्लेआम को तो रुकवा सकता है। गजा में छोटे छोटे बच्चों की लाशों के ढेर लगे और मजीद बच्चे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस, क्या ये वजह दोनों के लिए जंग रुकवाने के लिए काफी नहीं? साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज ने उनसे कौमी एयरलाइन PIA खरीदने की सलाह मांगी है। उनको राय दी है कि या तो PIA खरीद लें या कोई नई एयरलाइन शुरू कर दें। लंदन रवानगी से कबल अमेरिका में पार्टी वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब हुकूमत PIA खरीदने पर गौर व गौस कर रही है। नवाज शरीफ ने बताया कि पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी है कि PIA खरीद लें या कोई नई एयरलाइन शुरू करें जो डायरेक्ट लाहौर, कराची या पेशावर से न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो समेत दुनिया के हर हिस्से में जाए। हम इस बारे में सोच रहे हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजल करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से
पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। आई की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मज़ीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन याद रहे कि IMF के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपने खसारे में चलने वाले चंद कौमी इदारों की निजकारी करना है और इसी सिलसिले में कौमी एयरलाइन की निजकारी के सिलसिले में जुमेरात को इस्लामाबाद में बोली लगाई गई थी। पाकिस्तान के निजकारी कमीशन की जानिब से बोली से कबल इसकी कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए रखी गई थी। ताहम पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस PIA की निजकारी के सिलसिले में एक निजी कंपनी की तरफ से इसे महज 10 अरब रुपए में खरीदने की पेशकश की गई है। शनिचर के रोज लंदन वापसी से कबल अमेरिका में वर्कर्स से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब हुकूमत PIA खरीदने पर गौर कर रही है। मरियम ने मुझे कहा है कि हम PIA को एक्वायर ना कर लें और ब्रांड न्यू जहाज लेकर आएं और हम इसे एयर पंजाब का नाम दे सकते हैं। जिस पर जवाबन मैंने यानी नवाज शरीफ ने कहा कि आप नई एयरलाइन भी इस्टेब्लिश कर सकती हैं जो दुनिया के हर हिस्से में जाए। अब इसके हवाले से गौर हो रहा है। उन्होंने कहा कि IMF को हमने खुदा हाफिज किया और ये वापस ले आए। हमारे दौर में हम तरक्की की शरह 5.8 तक लेकर गए थे। अगर उस रफ्तार पर चलने दिया जाता तो आज हम एक मुख्तलिफ मुल्क होते। मियां नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि PIA को बर्बाद करने वाला वो वजीर है जो बानी PTI के ज़माने में लगाया गया था, जिसने कहा था कि PIA के पायलट्स के पास लाइसेंस नहीं है। क्या ये बात अवामी तौर पर बोलने वाली थी? ख्याल रहे कि PIA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके सरमाए का तकरीबन 96% हिस्सा हुकूमत के पास है। PIA मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। गुज़िश्ता अदवार में इंतज़ामी तब्दीलियों के ज़रिए बेहतरी लाने की तमाम तर कोशिशों के बाद PIA की निजकारी की गई कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के बानी इमरान खान की कानूनी टीम के लापता रुकन इंतज़ार पंजोथा को हसन अब्दाल से बाजियाब करवा लिया गया है। हसन अब्दाल के थाना सदर के मुहर्रर तारिक अजीज़ ने ZBC उर्दू को तस्दीक की है कि इंतज़ार पंजोथा बाजियाब हो गए हैं। इंतज़ार पंजोथा के भाई नईम हैदर पंजोथा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि इंतज़ार भाई से अभी फ़ोन पर बात हो गई है। सोशल मीडिया पर इंतज़ार पंजोथा की वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं, जिसमें से एक वीडियो में वो एक गाड़ी में बैठे हैं जबकि दूसरी वीडियो में वो किसी थाने में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या हुआ है? कब का आप इन्होंने आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो पैसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर आज क्या डेट है? आज 2 अक्टूबर आज नवंबर हो गया। नवंबर 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर? KP से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे? क्या करते थे? पहले बहुत मारा है, पहले दिनों में बहुत मारा है मुझे। आप क्या कोई तिजारत करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप इधर इस्लामाबाद में? सर मैं लाहौर में भी करता हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मीडिया पर नशर किए जाने वाले अटक पुलिस के तर्जमान के बयान में कहा गया है कि अटक पुलिस ने हसन अब्दाल में एक मशकूक गाड़ी को रोका तो उसमें सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। तर्जमान के बयान के मुताबिक अगवाकार मुगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए और मुगवी इंतज़ार पंजोथा को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। ख्याल रहे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील गुज़िश्ता माह 8 अक्टूबर से लापता थे और उनकी बाजियाबी के हवाले से एक केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि इंतज़ार पंजोथा को अगले 24 घंटों में बाजियाब करवा लिया जाएगा।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कहा है कि 9 नवंबर के लिए फाइनल कॉल दे दी है। उस दिन सवाबी में एहतजाज होगा जिसमें मुल्क को बंद करने का लाहे अमल दिया जाएगा। रावलपिंडी में अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सवाबी इंटरचेंज पर एहतजाज हमारी फाइनल कॉल होगी। अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में बता कर आ जाएं। पुरअमन रहकर हमारी पार्टी के साथ और हमारे लीडर के साथ जो सलूक किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम अवामी ताकत के साथ आखिरी कील ठोकने के लिए पूरा लाए अमल देंगे। हम अपने हकूक लेने के लिए निकलेंगे और अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह रहे हैं कि मारे खा खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। एक सवाल के जवाब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया कि मैंने 8 तारीख का जलसा मनसूख नहीं किया, सिर्फ जलसे का मुकाम तब्दील किया है। अब 8 तारीख को पिशावर में होने वाला जलसा 9 तारीख को मोटरवे सवाबी इंटरचेंज पर होगा। उन्होंने दावा किया कि हमने तमाम फैसला साजों को आखिरी कॉल की वार्निंग दी है। हम एक लाए अमल के साथ एक तारीख देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का एक जिरगा होगा और पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। उनका दावा था कि मुशावरत के बाद ऐलान किया जाएगा कि पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। रवां हफ्ते जुमेरात को आयरलैंड के शहर डबलिन में ओकनल स्ट्रीट पर सैकड़ों अफराद हैलोवीन की परेड देखने के लिए जमा हुए, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां ना तो कोई परेड थी और ना पुलिस एहलकार। उस मुकाम पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई कि आयरिश पुलिस को बाकायदा एक बयान जारी करना पड़ा कि वहां कोई परेड नहीं हो रही और तमाम अफराद महफूज तरीके से मुंतशिर हो जाएं। Thousands gathered in Dublin, excited for a Halloween parade that never came. The event was a hoax, spread by an AI-generated website based in Pakistan. The website falsely advertised a Macnas Halloween parade from 7 to 9 p.m. As the news spread online, people lined the streets from Parnell Street to Christchurch Cathedral, only to find nothing. लेकिन जब ओकनल स्ट्रीट पर कोई हैलोवीन परेड थी ही नहीं तो वहां अवाम कैसे आ पहुंची? दरअसल myspreadhalloween.com नामी वेबसाइट पर इन तकरीबात की तफसीलात शेयर की गई थी जो आयरलैंड और दीगर ममालिक में हो रही थी, और उसे ही देखकर लोग डबलिन की ओकनल स्ट्रीट पर जमा हुए। ये वेबसाइट पाकिस्तान से चलाई जाती है और इसके मालिक का कहना है कि वो एक गलती थी, मजाक नहीं था और ना ही कोई धोखा दही थी। वेबसाइट के मालिक ने ZBC न्यूज को बताया कि हम इंतहाई शर्मिंदा हैं और शर्मसार हैं, हम माजरत खां हैं क्योंकि हमारे सबब लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद हुआ। वेबसाइट के मालिक का कहना है कि वेबसाइट को पाकिस्तान से चलाया जाता है और ये मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब वेबसाइट के एक लिखारी ने गुज़िश्ता बरस के इवेंट की तफसीलात को लाइल्मी में पब्लिश कर दिया। उनके मुताबिक आर्टिकल पब्लिश होने के बाद इवेंट की तफसीलात टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गईं। हालांकि वेबसाइट ने इस आर्टिकल को अपने ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर नहीं किया था। आयरलैंड में हमें किसी ने आगाह नहीं किया कि इस बार ये परेड मुनक्कद नहीं हो रही। अगर उन्होंने शाम से पहले हमें आगाह कर दिया होता तो हम ये आर्टिकल पहले ही हज़फ कर देते। वेबसाइट के मालिक के मुताबिक जब उन्हें ये बताया गया कि हैलोवीन की ये परेड नहीं हो रही तो उन्होंने फौरी तौर पर इस आर्टिकल को हज़फ कर दिया था।
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च के कैंपस में गुज़िश्ता रोज़ सनीचर को एक खातून सिर्फ ज़ेरे जामा में नजर आईं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी ज़ेरे जामा वाली वीडियोस के साथ उनकी गिरफ्तारी की वीडियोस भी वायरल हो गई हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर रद्द अमल सामने आया है। लोग इस बाबत तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर वो लड़की सिर्फ ज़ेरे जामा में कैंपस में क्यों आई और उसके साथ क्या हुआ। BBC फारसी की डिजिटल टीम ने इस वाक़े की तस्दीक की है कि ये वाक़या तेहरान की साइंस और तहकीक की आज़ाद यूनिवर्सिटी के ब्लॉक नंबर 1 में 2 नवंबर की दोपहर को पेश आया था। सोशल मीडिया पर मौजूद इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च के ब्लॉक नंबर 1 की एक राहदारी के ऊंचे प्लेटफॉर्म या मंडेर पर एक लड़की ज़ेरे जामा में बैठी है और यूनिवर्सिटी के मर्दो ख़वातीन सिक्योरिटी अफसरान इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान क्या बातें हो रही हैं इन्हें सुना नहीं जा सकता। दूसरी तस्वीरों में वो अपने ज़ेरे जामा में ही कैंपस में घूमती फिरती नजर आ रही हैं। इन वीडियोस में सिर्फ लड़की के बरहना होने के बाद के लम्हात रिकॉर्ड किए गए हैं और वाक़यात नहीं दिखाए गए हैं जिनकी वजह से लड़की बरहना हुई। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ब्लॉक 1 के करीब एक रास्ते से जा रही है। इस वीडियो को बहुत दूर से फिल्माया गया है, मुमकिना तौर पर किसी क्लासरूम की खिड़की से फिल्माया गया है। इस वीडियो में लड़की की जिस्मानी हरकत से वाज़े है कि वो अपनी शॉर्ट्स उतार रही है और वहां पर मौजूद लोगों का रद्द-ए-अमल भी इस बात की तस्दीक करता है। चंद लम्हों बाद एक कार कई पुलिस अफसरान के साथ जाए वकूए पर पहुंचती है। ऐसा लगता है कि कई अफसरान इस लड़की को गाड़ी में डाल देते हैं। ईरान से बाहर के बहुत से ज़राए अबलाग और सोशल नेटवर्क्स पर शाया होने वाली रिपोर्ट्स ने लड़की के इस इक़दाम को हिजाब और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों के सलूक के खिलाफ रद्द-ए-अमल करार दिया है। इस वाक़े के मुतल्लिक़ कई रिपोर्ट्स खबरनामा अमीर कबीर के टेलीग्राम चैनल के हवाले से शाया की गई हैं। अमीर कबीर न्यूज़ में बताया गया है कि बसीद फोर्स की जानिब से हिजाब ना पहनने पर हिरासा किए जाने और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों उसके कपड़े फाड़ने के बाद उसने एहतजाज के तौर पर अपने कपड़े उतार दिए थे। BBC फारसी के जवाब में अमीर कबीर अखबार ने कहा कि उसने ये रिपोर्ट एक बाखबर जरिए की मालूमात की बुनियाद पर शाया की है। और सामीन, न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में आप सुनिए वुसअत उल्लाह खान का नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किए जाने वाला कालम बात से बात। अबूर करने के बावजूद बचपन की जो यादें ताज़ा हैं उनमें मोहल्ले की एक दुकान का बोर्ड भी शामिल है, कश्मीर हेयर ड्रेसिंग एंड गरम हम्माम। प्रोप्राइटर मोहम्मद असलम मजबूर। मोहम्मद असलम मजबूर शायर नहीं थे, लेकिन उस ज़माने में हर तीसरा बंदा तखल्लुस ज़रूर करता था। कश्मीर हेयर ड्रेसिंग एंड गरम हम्माम इसलिए याद है कि दुकान के अंदर लटके गत्ते पे लिखा था, कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। दोम ये कि प्रोप्राइटर मोहम्मद असलम मजबूर बाकायदगी से मशरिक अखबार ख़रीदते थे। मुझे इस शर्त पे अखबार पढ़ने की इजाज़त थी कि मैं बाआवाज़ सुनाऊँगा भी, ताकि असलम मजबूर उस्तरा और कैंची भी चलाते रहें और उन्हें हालात हाज़रा से आगही भी रहे। वो अदाकारा शमीम आरा का दौरे उरूज था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उससे शादी करूंगी जो श्रीनगर पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। इस इंटरव्यू के बाद असलम मजबूर की दुकान में सदर अयूब की तस्वीर के बराबर में शमीम आरा का पोस्टर भी लग गया। ज़माना फास्ट फॉरवर्ड हो गया। मई 2009 में लोकसभा की इलेक्शन कवरेज के लिए बहुत सी भारतीय रियासतों के अलावा कश्मीर भी जाना हुआ। अनंतनाग में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटरों की कतार में मेरी निगाह 70-75 बरस के एक बुजुर्ग पे पड़ी। मैंने पूछा, आप भी बाइकआउट नहीं किया? फरमाया, बेटे आज़ादी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी तो सड़क, पानी, बिजली और बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए। आज फिर पाकिस्तान में सबसे अहम रियासती मुद्दा कश्मीर की आज़ादी है, जिसके ख्वाब देखते देखते असलम मजबूर, हज्जाम और अदाकारा शमीम आरा गुजर गए और शायद अनंतनाग का वो बुज़ुर्ग वोटर भी रुखसत हो चुका हो। यकीनन एक दिन कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी, या मुमकिन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान भी हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा, तब तक कुछ और ज़रूरी काम क्यों ना निपटा लिए जाएं। मसलन क्या ये मुमकिन है कि कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान में पोलियो का 100% ख़ात्मा हो जाए, ताकि 100% पोलियो फ्री मौजूदा कश्मीर जब पाकिस्तान में शामिल हो तो ये वायरस किसी नौ आज़ाद कश्मीरी बच्चे को ना मुंतकिल हो। तब तक तालीमी निज़ाम का क़िबला ही कम अज़ कम इस हद तक दुरुस्त हो जाए कि गलियों में लूर लूर फिरने वाले 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों में लाखों नौ आज़ाद कश्मीरी बच्चे भी शामिल होने से बच जाएं।
کیا یہ امید رکھی جائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان سے پہلے اتنی پولیس اصلاحات کم از کم ہو جائیں کہ نئے کشمیریوں کو بھی عام پاکستانی شہری کو درپیش چھترولی ذلت نہ سہنی پڑے کہ جس سے بچنے کے لیے وہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں؟ کیوں نہ تب تک پاکستانی معیشت اس قابل کر لی جائے کہ نئے شامل ہونے والے 80 لاکھ کشمیری اگر خوشحال نہ ہو سکیں تو کم از کم خط غربت سے اور نیچے نہ کھسک جائیں۔ اور کیا دل کی بات بلا خوف و خطر زبان پہ لانے کا کلچر تب تک نافذ ہو جائے گا تاکہ نئے کشمیریوں کو واقعی یقین ہو جائے کہ وہ نسل در نسل کیسی گھٹن گزار کے واقعی ایک کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں؟ اگر یہ بنیادی کام بھی کشمیریوں کی آزادی سے پہلے ممکن نہیں تو پھر کشمیر بنے گا پاکستان کی بجائے کشمیر بنے گا خود مختار تک ہی رہیں، تاکہ آزادی کے بعد کشمیری اپنے مسائل خود ہی سلٹا سکیں اور ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ایک کالے کے چنگل سے نکل کے دوسرے کالے سے آن ملنے کا کیا فائدہ ہوا۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.